नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के 11 नंबर गुमटी के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की हुई मौत। हरलाखी के फुलहर गांव में 25 वर्षीय विवाहिता की हुई संदेहास्पद स्थिति में मौत। ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या के बाद शव को जलाने का आरोप। झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद ने मुहर्रम पर्व को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक, दिए कई निर्देश। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने अपहरण के बाद बच्ची से दुराचार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा, 20,000 रुपए जुर्माना। खिरहर थाना की पुलिस ने 330 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना में एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। सभी समुदाय के लोगों को मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील। बुधवारी जांच के तहत बिस्फी के तीसी, नरसाम दक्षिणी, परसौनी उत्तरी व बल्हा पंचायत में अधिकारियों ने की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश। मधेपुरा भेजा थाना में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में लगाया गया चलंत लोक अदालत। बेनीपट्टी के वार्ड नंबर 18 में निर्मित सामूहिक शौचालय का एमएलए एमएलसी ने किया उद्घाटन। बिस्फी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी ने की शांति समिति की बैठक, दिए कई निर्देश। मणिपुर हिंसा को लेकर बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी ललित राज यादव के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। और मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के 11 नंबर गुमटी के समीप जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। मृतका का शरीर छत विछत हो जाने के कारण उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची रेलवे थाना की पुलिस के द्वारा उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। 72 घंटों तक शव को शिनाख्त के लिए सप्तागृह में रखा जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि ट्रेन को सामने से आते देख महिला खुद जाकर पटरी पर बैठ गई, जिसके बाद ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
मधुबनी शहर के 11 नंबर गुमटी के पास बुधवार की सुबह दानापुर से जयनगर की ओर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। पुलिस मृतक महिला के पहचान में जुटी लोगों की भीड़ मौके पर लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला ट्रेन को आते देख पटरी के पास बैठ गई, जिससे ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत हुई है, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। इसकी जानकारी रेलवे कर्मी को दी गई। सूचना पाते ही रेलवे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से मृतक महिला की पहचान के लिए पूछताछ करने लगे, लेकिन वहां के लोगों ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। मृतक महिला ट्रेन की चपेट में आने से छत विक्षत हो गई, जिस वजह से महिला की पहचान नहीं हो सकी है। उसने पीले और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। रेलवे पुलिसकर्मी अज्ञात महिला के शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गए। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद शवदाह में रखा जाएगा। पहचान होने के बाद महिला के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 25 वर्षीय एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराते हुए ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या कर शव को आनन फानन में जला देने का आरोप लगाया है। अपनी बेटी की मौत की खबर जब पिता को मिली तब वह दौड़ते हुए फुलहर गांव पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनके बेटी को शव को जला दिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कार्रवाई जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मृतका के पिता के अनुसार उनकी पुत्री को ससुराल वाले ने हत्या के बाद रातों रात शव जला देने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान फुलहर गांव निवासी हीरा दास की करीब 25 वर्षीय पत्नी रागिनी कुमारी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधवापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकी नगर गांव निवासी कुलदीप दास ने करीब 7 वर्ष पूर्व अपने पुत्री की शादी फुलहर गांव निवासी हीरा दास के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ किया। शादी के बाद मृतका के 2 बच्चे थे। इधर ससुराल पक्षों के द्वारा कई महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि उनकी पुत्री की गला दबाकर हत्या के बाद शव को जला दिया गया है। हालांकि मृतका का पति प्रदेश में रहने की जानकारी लोगों ने दी है। इधर घटना की खबर सुन आनन फानन में मृतका के पिता जब फुलहर गांव पहुंचे तो सही में उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार, एसआई अरुण कुमार दुबे, प्रशिक्षु एसआई आदित्य कुमार, एएसआई आरपी यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिर घटना की गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतका के सास निरसी देवी को तत्काल पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मृतका के पिता के द्वारा आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सरपंच साहब के पूछलिए, मुखिया जी के पूछिए तो कहिए हमरा कोई मांगी अपने के की संख्या बुझाइया है? अपने के की बुझाइया हमरा अब की एक समाज भाई सरपंच मुखिया अब रात में की कल के नहीं कल के मार दल के की। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की। अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित लोगों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकाली जाएगी। इसके अलावा जुलूस निकालने वाले के ऊपर उसके जुलूस व रूट की पूरी जवाबदेही होगी। मुहर्रम पर्व को लेकर झंझारपुर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक शुरू होते ही रहीकान गांव के शेख अख्तर ने कहा कि सर हम लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि लड़का लोग जुलूस में दारू पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, डीजे बजाता है, हमारा बात नहीं मानता, प्रशासन हमें ही पकड़ेगा। इन बातों के अलावा भी कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। सभी की बातें सुनने के बाद एसडीपीओ आशीष आनंद ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करना लाइसेंसधारी की जवाबदेही होगी। जो व्यक्ति अपने समूह के भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वह लाइसेंस नहीं ले। जुलूस के दौरान अगर कोई भी उपद्रव होती है तो पुलिस सबसे पहले लाइसेंसधारी को ही पकड़ेगी।
यह अच्छी बात है कि शेख अख्तर ने अपनी बातों को कह दिया। लोग अपने इलाके में शराब पीने वाले लोगों को चिन्हित कर जुलूस से पहले ही पुलिस को सूचना दें। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम कुमार गौरव ने कहा कि किसी को भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पुराने लाइसेंस लेने वाले लोगों के साथ ही जुलूस निकलेगा। बैठक में बताया गया कि दिए गए रूट पर ही जुलूस निकलेगी। पहले से बताए गए रूट के अलावा अन्य रूट से जुलूस निकाले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ताजिया की ऊंचाई को सीमित रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिजली विभाग को मुहर्रम से पहले लटक रहे और झूल रहे तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। जुलूस के दौरान बिजली को स्विच ऑफ मोड में रखने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न लोगों ने कई तरह की बातें कही। बैठक में एसडीएम, एसडीपीओ के अलावा इंस्पेक्टर महफूज आलम, एसएचओ राशिद परवेज, भैरवस्थान एसएचओ रूपक कुमार अंबुज, आरएसओपी के प्रभारी अरविंद कुमार, अररिया ओपी प्रभारी बलवंत कुमार, अंचलाधिकारी सुमित कुमार के अलावा वीरेंद्र नारायण भंडारी, सुधीर राय, फूले भंडारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अपर एवं सत्र न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास सजा की सुनाई है। इसके अलावा 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है। मामला बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के एक गांव का है। बीते 3 जून 2021 को दोषी ने लड़की को बहला फुसलाकर पहले उसका अपहरण कर ले गया, फिर उसके साथ बदसलूकी की। मामले को लेकर पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोप में दोषी करार किए गए राम आधार सहनी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद बिस्फी थाना क्षेत्र के मोतनाजे गांव निवासी राम आधार सहनी को न्यायालय ने सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष स्पेशल पीपी मिश्री लाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि 3 जून 2021 को सुबह 10 बजे 15 वर्षीय बच्ची बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित अपने घर से निकली थी, जो शाम तक नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान पता चला कि बच्ची को बहला फुसलाकर राम आधार ने उसका अपहरण कर लिया, उसके साथ दुराचार किया। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी के द्वारा बिस्फी थाना कांड संख्या 126-21 में अभियुक्त राम आधार सहनी को 10 बरस की कठोर कारावास और 15,000 रुपया जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। अंडर सेक्शन 363 में 3 साल का जुर्माना और 5,000 रुपया अतिरिक्त सजा नहीं देने पर, जुर्माना नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त सजा दी गई। किस मामले में सब दिया गया? ये मामला बिस्फी थाना कांड संख्या 126-21 का है। उस समय पीड़िता जो इस केस के सूचक है उमेश यादव, इनकी पुत्री को, नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर शादी करने की नियत से यहाँ से दिल्ली लेकर के चला गया और वहाँ 2-3 महीना के बाद जो है उनको रखा, उनके साथ जो है सो गलत संबंध स्थापित किया गया। इसमें जो है आरोप पत्र समर्पित किया गया। आरोप पत्र के बाद संज्ञान हुई। संज्ञान के बाद जो है चार्ज फ्रेम हुआ और माननीय न्यायालय में सूचक की ओर से जो है 7 गवाही आया। 7 गवाही ने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया और इसके आधार से जो है माननीय न्यायालय ने जो है आज 10 बरस 376 और 4 पॉक्सो एक्ट में कठोर कारावास और अंडर सेक्शन 363 में 3 बरस की कठोर कारावास की सजा सुनाई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 330 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। खिरहर थाना की पुलिस ने 330 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के सोटगांव गांव निवासी
मोहम्मद हसमत के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षु एसआई प्रिया कुमारी सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकली थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित बौरहर चौक पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी, जहां उमगांव की ओर से बाइक पर 2 बोरी शराब बांध आ रहे उस तस्कर ने पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख भागने का प्रयास किया, लेकिन एसआई प्रिया कुमारी ने साथ के बल के सहयोग से उस धंधेबाज को धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर थाना परिसर में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए, जहां एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने सभी समुदाय के लोगों को प्रशासनिक विधि व्यवस्था को देखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। मुहर्रम पर्व को लेकर बुधवार को जयनगर थाना में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीओ ने उपस्थित सभी समुदायों के लोगों को मुहर्रम पर्व मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की बात कही। उन्होंने शुक्रवार को विभिन्न अखाड़ा से निकलने वाले जुलूस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करने की बात कही। अखाड़ा से जुलूस व ताजिया ले जाने के दौरान प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के ताजिया नहीं निकालें। सभी अखाड़ा अपने स्तर से सदस्यों को चिन्हित कर थाने में सभी का फोटो के साथ नाम जमा करें। एसडीओ ने सभी अखाड़ा के लोगों से जुलूस निकाले जाने को लेकर निर्धारित रूट को लेकर जानकारी ली। 100 समय जुलूस व ताजिया मेला संपन्न करे। सभी अखाड़ा के जिम्मेदार व्यक्ति अपने अखाड़ा पर पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी रखे। अखाड़ा के सदस्यों को माइक के माध्यम से सूचना देना है व कोई अनिवार्य सेवा वाहन को नहीं रोकना है। ध्वनि प्रदूषण यंत्र का आवाज सीमित रखा जाए। बैठक में एसडीपीओ विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन, एसआई गोपाल कृष्ण, धीरेन्द्र सिंह, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ बासोपट्टी गीता कुमारी, लदनिया पूजा कुमारी, शिव शंकर ठाकुर, सुरेंद्र महतो समेत दर्जनों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बिस्फी प्रखंड के बल्हा पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार, तीसी नरसाम दक्षिणी में सीओ व परसौनी उत्तरी में बीडीओ ने विकासात्मक योजनाओं की जांच की। बुधवारी जांच के तहत अधिकारियों की टीम विभिन्न पंचायत पहुंची, जहां पंचायत में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बुधवारी जांच के तहत बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बल्हा पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार, परसौनी उत्तर में वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी बीडीओ नसीन कुमार निशांत व तीसी नरचाम दक्षिणी में सीओ राकेश कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच की। जांच के दौरान योजनाओं से जुड़े कई कर्मी मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों ने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आंगनबाड़ी, गली नाली, आवास, जन वितरण प्रणाली के अलावा पंचायत में संचालित सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातलीय पड़ताल की और आम लोगों से भी इस बाबत जानकारियां ली। वरीय उपसमाहर्ता ने एक आंगनबाड़ी केंद्र का जांच कर आंगनबाड़ी केंद्रों को अच्छे से संचालन की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने पंचायत में नल जल योजना, आवास योजना और मनरेगा से चल रही योजनाओं की भी स्थलीय जांच की। उन्होंने कहा कि आवास योजना में राशि उठाव कर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुखिया व स्थानीय कर्मी को कहा कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसीएलआर राजू कुमार ने बल्हा पंचायत में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। जांच अधिकारियों ने बताया कि जांच के क्रम में कुछ अनियमितता पाई गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। मौके पर स्वच्छता के प्रकाश कुमार, पंचायत सेवक मनोज झा, जेई आश्रिता, मुखिया प्रतिनिधि आनंद, पंचायत समिति कृष्ण कुमार सहित कई कर्मी व स्थानीय लोग मौजूद थे। कौन क्लास है बाबू आप? कौन क्लास है? क्या बोल रहे हैं कि सरजू भैया नहीं, सरजू भैया विनायक अपने हाथों में समाचार ये तो आदर्श केंद्र है ना? की आदर्श केंद्र आंगनबाड़ी के जे अथी बनल छै पंचायत स्तर पर परसौनी में छै बनल, हमरा नहीं बनल है।
आदर्श केंद्र तो पहले हम गया पहले 2 बेर जमीन के रसीद सबसे जमा के लिए क्या यार नाम है आपका? अनोखा ठीक है, जाइए रजिस्टर लेकर फोटो लो। मतदान केंद्र पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच हुई है हाँ समिति पंचायत में ठीक है। क्या क्या सब जांच हुई इसमें? यहाँ सभी योजनाओं की जांच हुई है पंचायत में जो चलती है योजनाएं, जैसे कि नल जल वगैरह हो गया, आवास योजनाएं होगी। आवास में हमने 4 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये की जोर जबरदस्ती की, छोड़ दीजिए आज छोड़ दीजिए। आज हम लोग जो भी है गिरा लेंगे, जो सामग्री होती है बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो आज उनको टाइम दिया गया आज भर का, अगर वो आज नहीं गिराते हैं तो कल चारों के चारों को हम अरेस्ट कर लेंगे। एक ये है। और उसके बाद नल जल में यहाँ बहुत खराब स्थिति है। सिर्फ 3 पंचायत में 3 वार्ड में चल रहा है, जो कि बहुत खराब स्थिति है, जिस वजह से इसमें पता चलता है कि मुखिया की संलिप्तता है, टीए की संलिप्तता है। ये सभी लोग मिल करके नहीं चलने देना चाहते हैं। इन सब को, टीए को तो हम शोकज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर नहीं होता जल के बारे में कहा जा रहा है सर कि पीएचडी को दे दिया गया। वो तो दिया गया, वो बाद में, पहले से नहीं चल रहा ना यहाँ। अच्छा, पहले उसके बारे में हमको समस्या है। जो दिया गया वो दिया गया, फिर पीएचडी को भी करेंगे, लेकिन जो भी गड़बड़ है सबको ठीक किया जाएगा। और उसके बाद आपका आंगनबाड़ी छात्रावास का एक था कस्तूरबा कस्तूरबा जो बहुत खराब स्थिति में है, और उसको मतलब चालू ही नहीं किया गया है, तो उसको चालू करवा लेंगे हम जाने से पहले। गोदाम में जो है भूसा और बकरी हाँ, बांधा गया, गोदाम को शोकज कर देगा आज, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो सर ये जो नल वार्ड संख्या वार्ड क्रियान्वयन समिति के सब पे होगी, जितने लोग उसमें हैं सब पे होगी, इवन FIR भी 3-4 लोगों पे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने हो रही वर्षापात के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जुलाई माह में अभी तक वर्षापात की स्थिति को देखते हुए सिंचाई के अन्य साधनों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक जुलाई माह में सामान्य से 48% वर्षापात कम हुई है। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि अभी तक मात्र 40% ही धान की रोपनी हुई है। जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे। इसको लेकर नहर प्रमंडल के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर नहरों में हो रही जलापूर्ति पर नजर रखें, किसानों से मिलकर पटवन की स्थिति जानें। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी पात्र किसानों को 100 समय पूरी सहजता के साथ उनके खाते में डीजल अनुदान की राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिले के किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मती कर चालू करवाना सुनिश्चित करें। सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता प्रदान करें। साथ ही साथ जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए। कृषि फीडर से निर्बाध 12 घंटे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध करवाने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। नल कूपों की मरम्मती और नव निर्माण में गति लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करवाएं। विशेषकर विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाकर चालू करवाएं। उर्वरक की उपलब्धता व बिक्री पर सतत निगरानी रखें। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के आलोक में आकस्मिक फसल योजना के तहत सभी आवश्यक तैयारियां कर ले। इसके अतिरिक्त उन्होंने ई-केवाईसी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधेपुर व भेजा थाना परिसर में थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक के दौरान मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार से शराब पीने वाले, हुड़दंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। मधेपुर व भेजा थाना में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मधेपुर के अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने किया। वहीं भेजा थाना परिसर में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार व अंचलाधिकारी ओम प्रकाश भगत की अध्यक्षता में बैठक हुई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शराब पीने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परवलपुर, महपतिया, डारह, बल्थी, करहारा, भेजा सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्य रूप से मुखिया फिरोज आलम, हिफजुर रहमान, गुरुसरन यादव, गणेश पासवान, शकील अहमद समेत कई सारे लोग उपस्थित थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन।
जयनगर स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलंत लोक अदालत लगाया गया। इस लोक अदालत में विशेष रूप से क्रिमिनल केस में काउंटर और बिजली से जुड़े कई केसों का निपटारा किया गया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बुधवार को चलंत लोक अदालत लगाया गया। राजेश नारायण सेवक पांडे, सहायक सचिव बिहार पटना के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित की गई। न्यायिक सदस्य बलराम सिंह, अधिवक्ता विजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य आरती कुमार, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ अभिनव राज मौजूद थे। चलंत लोक अदालत में क्रिमिनल केस में काउंटर व बिजली से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें नीलाम वाद के तहत जो भी मामला था उसका निष्पादन किया गया। वहीं धारा 144 के तहत दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर निपटारा किया गया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 में बेनीपट्टी थाना के समीप निर्मित सामूहिक शौचालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने संयुक्त रूप से शौचालय का उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 के बेनीपट्टी थाना के समीप निर्मित सामूहिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। शुभारंभ पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा, भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर, मुख्य पार्षद मंजू देवी, उप मुख्य पार्षद दीप शिखा कुमारी व कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के बाद एमएलए ने कहा कि नगर पंचायत का दर्जा विकास की अवधारणा को पूरा करता है। बेनीपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा मिले, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहे और उन्हें खुशी है कि उनके कार्यकाल में बेनीपट्टी को नगर पंचायत का सौगात मिला। एमएलसी ने कहा कि बेनीपट्टी नगर पंचायत में विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसका भी एक अलग सुसज्जित कार्यालय हो, इस पर ध्यान देना होगा। इससे पूर्व नगर पंचायत के द्वारा एमएलए व एमएलसी सहित अन्य गणमान्य लोगों को पाग, दुपट्टा व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि शौचालय का निर्माण करीब 5 वर्ष पूर्व पंचायत समिति के मद से की गई थी, लेकिन उचित देखरेख नहीं होने के कारण शौचालय की स्थिति बदतर हो गई थी। ऐसे में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 के पार्षद सागर देवी के द्वारा विशेष दिलचस्पी लेकर शौचालय की समस्या खत्म की गई। करीब 7,40,000 की राशि से शौचालय को सुसज्जित किया गया। मौके पर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रूपन शाह, वार्ड पार्षद राजीव यादव, गिरिधारी झा मुन्ना, नथनी राम समेत कई लोग उपस्थित थे। निश्चित रूप से बेनीपट्टी जैसे समृद्धि हेतु जैसे बेनीपट्टी के विकास हेतु कोनो बात माने विधायक जी खोलहा नहीं और हम सब तो धन्यवाद दै छियनि विधायक जी के जे नगर पंचायत घोषित कराबो में जनसू से नगर विकास मंत्री रहे तो वही सब हम सब लागत की नगर पंचायत के, लेकिन सौभाग्य हमरा सबके भेटल जे माननीय विधायक विनोद नारायण जी के कार्यकाल में नगर पंचायत के घोषणा और एनडीए के सरकार और एक समृद्धि और तरक्की हमरे सबके द्वारा है। ये हमारा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि एखन तो हमर सबके सरकार नहीं है। सरकार में हम सब एहिठामक विकास के लिए मांग करे छी, लेकिन सरकार के कछुआ चाल है, धन के अभाव के एहिठाम विकास नहीं हो रही है। बहुत जल्दी नगर पंचायत के अपन कार्यालय हो, के लिए हम सब वहाँ के जमीन उपलब्ध हो, सब के लिए प्रयास करें। शहर बदल गए, जैसे काकर भीटा में एक बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन महेंद्र राजपथ के निर्माण के बाद छोटा छोटा जगह जो चौक कहलाता था, वीरता मोड़ और दम्मक, ये छोटी जगह बड़े शहर का रूप ले चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सब इन्हीं अगल बगल में बना। वही स्थिति बेनीपट्टी की आने वाली है। इसीलिए नगर पंचायत के लाभ दिखेंगे। ये नगर पंचायत है, यहाँ सारी सुविधाएं होंगी। इन सुविधाओं का हम लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद ये भी एक बड़े नगर के रूप में दिखेगा और बड़े नगर के रूप में हम इसकी कल्पना करते हैं। और इसीलिए आज
चुनाव के बाद एक तरह से ये पहला उद्घाटन है। वो जो शौचालय का उद्घाटन मैंने किया था हॉस्पिटल में, वो चुनाव से पहले हुआ था शायद। ये चुनाव के बाद का पहला उद्घाटन है। हमारी शुभकामना है कि बिहार और भारत के महत्वपूर्ण शहरों में बेनीपट्टी का शहर का भी नाम आने वाले दिनों में आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि नगर पंचायत की ओर से जो निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है, उसी क्रम में आज रथुड़ी राम जी के वार्ड में नगर पंचायत की ओर से शौचालय का आज विधिवत उद्घाटन होगा। अमित जी यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था, इससे पहले भी इन्होंने मुझसे एक शौचालय का उद्घाटन करवाया था अस्पताल के प्रांगण में, और आज ये शुरुआत है। नगर पंचायत की जो लाभ हैं वो अभी दिखाई नहीं दिए हैं। लोगों को कई तरह की संस्थाएं हैं, लेकिन पूरे दुनिया में विकास का मानक शहरीकरण ही है, और भारत में शहरीकरण उसे ही कहते हैं जहां नगर पंचायत या नगर परिषद बनता है। तो अब बेनीपट्टी को नगर का दर्जा मिल चुका है, ये शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। बाकी गांव की आबादियां शहर की ओर इसीलिए आती है, उसमें अनेक तरह की सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर हर बात की सुविधा उपलब्ध होती है। बेनीपट्टी भी नगर बना है, लेकिन ये भारत का बहुत बड़ा नगर बनने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। आने वाले दिनों में बेनीपट्टी बहुत बड़ा नगर बनेगा, जब इसी नगर के आसपास बहुत नजदीक 2 NH भारतमाला फेज 1 जो उमगांव से लेकर सहरसा तक का है, उग्रतारा तक है वो, और दूसरा भारतमाला फेज 2 का गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। दुनिया में बड़े शहरों का निर्माण एक्सप्रेसवे के अगल बगल ही हुआ है। अभी मैंने देखा, नेपाल गया था, मैं उसका उदाहरण अक्सर देता हूं कि नेपाल में जब महेंद्र राजपथ का निर्माण हुआ तो लोगों को अंदाज नहीं था कि शहरें कैसे बदलेंगी, और उस बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वरीय समाहर्ता सह प्रभारी वीडियो नशीन कुमार निशांत ने किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण के साथ मिलजुल कर मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, साथ ही लाइसेंस के साथ ही जुलूस निर्धारित रूट से निकाला जा सकेगा। बिस्फी थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी वीडियो नसीन कुमार निशांत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी वीडियो ने कहा कि मुहर्रम पर्व आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि शांति पूर्वक पर्व संपन्न कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्व के दौरान उपद्रवियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो उपद्रव में शामिल होते हैं। इन लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए बॉन्ड भरवाया जा रहा है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने कहा कि पर्व के अवसर पर शांति भंग करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पूर्व की भांति इस वर्ष भी डीजे साउंड, अश्लील गाने, नशा पान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में विधि व्यवस्था कायम रखने सहित कई अन्य बातों पर विचार विमर्श किया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मंगलवार की शाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर हिंसा के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफा की मांग की। वहीं अगले दिन बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालय में केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। मंगलवार की देर शाम मणिपुर हिंसा और अमान्य घटनाओं के विरोध में आम आदमी पार्टी बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी ललित राज यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया।
यह मार्च पार्टी कार्यालय से सप्ता नीम चौक गुजरते हुए थाना मोड़ समेत शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पहुंची और वहां शांति प्रार्थना की गई। वहीं अगले दिन बुधवार को आम आदमी पार्टी के 10वां स्थापना दिवस व भारतीय संविधान की स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी द्वारा मधुबनी के सप्ता पार्टी कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस पर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। साथ ही संविधान दिवस को लेकर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि किया गया। साथ ही एक संगोष्ठी भी की गई जिसमें पार्टी विस्तार व आगामी कार्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। संविधान दिवस के मौके पर संविधान बचाने का व बाबा साहेब का मिशन को पूरा करने व उनके विचारों को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गणपति चौधरी ने की। इस अवसर पर पार्टी के दर्जनों नेता उपस्थित रहे। ललित राज यादव, मनोज झा, प्रभात रंजन, शुभदा यादव, कारी मांझी, प्रवीण यादव समेत कई लोग शामिल थे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, मणिपुर में जो महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है और बीजेपी सरकार है वहाँ पर और चुप्पी मारे साधे बैठा हुआ है, हम लोग इसी के बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो सरकार इतना विरोध हो रहा है पूरे भारत में, लेकिन अभी तक वो सदन में नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललित राज यादव, आम आदमी पार्टी एनीकटी विधानसभा प्रभारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नवल किशोर यादव ने की। बैठक के दौरान मधुबनी को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के साथ कई प्रस्ताव पारित किए गए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी की बैठक कॉमरेड नवल किशोर यादव की अध्यक्षता में पुराने LIC कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें जिला महासचिव अनिल कुमार सिंह ने प्रस्ताव दिए। मधुबनी जिला को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। मणिपुर घटना के प्रति घोर संवेदना व्यक्त किया गया। पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करने का निर्णय किया गया। प्रखंड व अंचल में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन अगस्त महीने में करने का निर्णय लिया। पार्टी राज्य कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा, जिला नेता कुमार अवधेश, जिला कोषाध्यक्ष बेचन राम, उपाध्यक्ष गणेश यादव, सोनधारी राम, सचिव सुनील पाठक, सदस्य नवीन झा, बिजली राम, गुंडू मंडल, पंचू पासवान समेत दर्जनों लोगों ने भाग लिया। जिला कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडा पर विस्तार से चर्चा हो रहा है। खास तौर से सबसे पहला जो एजेंडा हम लोगों का है, मधुबनी जिला सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए मधुबनी जिला को। दूसरा है कि पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय मधुबनी जिला में करने पर विचार हो रहा है। तीसरा है कि मणिपुर में जो घटना घट रही है, जिसमें जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो नंगा के अवस्था में जो हालात बना रहा है, और एक फांसीवादी ताकत के द्वारा हम कहेंगे कि भाजपा के साजिश का ये परिणाम हो रहा है। आज देश के अंदर में खास तौर से मणिपुर में एक बदले की भावना से वहाँ कार्रवाई की जा रही है। इस पर पाबंदी हो, आज पार्टी के द्वारा ये भी निर्णय ले रही है। साथ में हम लोग पार्टी के अंदर में जो विधि व्यवस्था है, पार्टी का जो काम काज है, उस पर भी हम लोगों ने कई रणनीति तय किए हैं। और जिला समाहरणालय पर पूरे मधुबनी जिला का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, एजेंडा है, उस पर हम लोग मधुबनी जिला में अक्टूबर माह में जोरदार प्रदर्शन करने का निर्णय ले रहे हैं। मैं अनिल कुमार सिंह, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी। मणिपुर में की जो हिंसा है और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ नग्नता पूर्वक और उनसे नग्न करा करके परेड कराया गया है, ये अशोभनीय है और बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना के सवाल पर हम मांग करते हैं कि बिहार के प्रधानमंत्री को अविलंब राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहिए
दूसरा कोई भी अब कुछ नहीं बच पाया है मणिपुर में। बिना राष्ट्रपति शासन लागू किए हुए वहाँ कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए इस सरकार को, वीरेन की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर, वहाँ के आम लोगों के सवाल पर, वहाँ से पलायन शुरू हो गया है, लोग भाग रहे हैं। वहाँ दो जातियों के लोग हैं, मैती समाज के लोग और कुकी और नागा। मैती समाज के लोग हिंदू समाज के लोग माने जाते हैं। कुकी और नागा समाज के लोग जो है सो आपको ये क्रिश्चियन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं न कहीं वो कुकी और नागा और मैती, अब इन सवालों को बीच में खड़ा करके, और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ इतने लंबे समय से ये घटना घट रही है, आंदोलन हो रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं और फर्जी तरीके से वहाँ अब जो काम किए जा रहे हैं कि ये दिखावा कि वीरेन जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, और फिर महिलाओं को कहा जाता है कि उन्होंने फाड़ दिया। अरे भाई वो क्यों? वो तो खुद जो है सो सताई जा रही हैं वहाँ के महिलाओं के साथ। क्या नाम है आपका? कुमार अवधेश। कमेटी का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी का बैठक हो रहा है। उसमें अहम मुद्दा है सुखाड़ का। जो सुखाड़ पूरे बिहार के अंदर में सुखाड़ चल रहा है। सुखाड़ की स्थिति यह है कि 5 वर्ष पहले की अवधि में जितना जून और जुलाई में वर्षा होनी चाहिए, जुलाई में 5 वर्ष जो अनुमान गिनती किया गया है उसमें 46% कम वर्षा हुआ है जुलाई में, जून में, और जुलाई में 76% कम वर्षा हुआ है। मैंने पिछला साल की अपेक्षा में, 5 वर्ष की अपेक्षा में। आज ये हालात है कि सावन का महीना है, जुलाई चल रहा है, लेकिन बीज लोग गिराया, बीज सुखा गया। सरकार कहता है कि हम डीजल अनुदान देते हैं, लेकिन सरकार का जो डीजल अनुदान देने का जो प्रारूप है, जो प्रक्रियाएं हैं, इतने जटिल हैं कि लोग समझ भी नहीं रहे हैं कि डीजल के अनुदान के लिए हम अनुदान के लिए आवेदन करें। यह जब की सरकार यह डीजल कहता है कि डीजल के लिए हम अनुदान देंगे, लेकिन हम डीजल का अनुदान कहीं भी इतनी प्रक्रिया कठिन है, जो लोग किसान अनुदान नहीं कर ले रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यह मीटिंग में जिला के माध्यम से यह जिला कलेक्टर को यह सूचना यह देना चाहता है कि आप इसको मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए। बिहार को आप यहाँ मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को आप रिपोर्ट भेजिए कि पूरे बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित करें। अगर सूखा क्षेत्र घोषित नहीं करेगा तो किसानों के जो ऊपर अभी हर जगह किसान पर खाद पर सब्सिडी हटा दिया गया है, यूरिया पर सब्सिडी हटा दिया गया है। सरकार कहता है कुछ, सरकार बोलती है कुछ और होता है कुछ। इसलिए सब्सिडी फिर भी जो खाद पर सब्सिडी था उसको लागू किया जाए और पूरे बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। मधुबनी जिला को भी सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि जो अभी के हालात हैं उस हालात में अभी फसल लगाना जो समय है, उस समय में एक फसल जो अक्ता फसल कहा जाता है, धान का अक्ता फसल, वह समाप्त हो गया है। अब पुराने पैटर्न पर चलाया जाएगा, अभी धान नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या जिला कमेटी क्या मांग करता है। प्रेम कुमार झा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राज्य कमेटी सदस्य। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले माकपा व उसके समर्थकों के द्वारा गगन भेदी नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष तेज करो। सोमवार को माकपा के समर्थक बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन, बिहार राज्य खेत मजदूर C2,
बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले महासंघ कार्यालय के निकट मुख्य सड़क होते हुए जुलूस गगनभेदी नारों के साथ थाना चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। सभा की अध्यक्षता बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के जिला सचिव उमेश राय ने की। सभा को बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त राज्य सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, फिर उनके साथ बलात्कार की जाती है, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग शिविर में रहने को मजबूर है। वहां की घटनाएं सोच समझकर की गई है। हम मांग करते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। 9 अगस्त क्रांति दिवस पर किसान मजदूरों का व्यापक पैमाने पर गोलबंदी की जाएगी, जिसमें मधुबनी को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के सवाल पर रैली आयोजित किया जाएगा। सीटू नेता सुनील मिश्र ने कहा, मधुबनी में माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पलिवार गांव में महिलाओं को पीटा, इस घटना की जांच की जाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। किसान नेता दिलीप झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की विनाशकारी नीति देश को तबाह कर दिया, महिलाओं पर जुल्म बढ़ गया, देश में नफरत की राजनीति को कुचलने की आवश्यकता है। मणिपुर में हजारों घरों को आग के हवाले कर दिया गया, सैकड़ों लोग मारे गए और प्रधानमंत्री विदेश में मौज करते रहे। मौके पर कई लोगों ने सभा को संबोधित किया। बेहद दुखी है, मणिपुर जैसे घटना हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ अभी तक। हम लोग को दुख इस बात की है कि ये घटना महादलितों के साथ हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, इनको अपने देश की चिंता नहीं है। मणिपुर जल रहा है मगर वो विदेश के घूमने से उनको कोई नहीं रोक रहा। उनकी आत्मा यहाँ तक नहीं हो रहा कि अभी तक मणिपुर वो गए होंगे। मणिपुर जाना तो बहुत दूर की बात है, अभी भी बीजेपी की हुकूमत है मणिपुर में और बीजेपी की विधायक वहाँ खुलेआम कह रहे हैं कि ये बीजेपी जानबूझकर ये कांड किया है ताकि आगे चलकर महादलित को और शोषण किया जाए और महादलित को डराया जा धमकाया जा रहा है। महादलित के साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जो आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। हमारी माँ बहनों को नंगा करके रोडों पर डुलाकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके सामूहिक बलात्कार करने के बाद उनको आत्महत्या करके उनको दफनाया जाता है जेसीबी से। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो घटना मणिपुर में हुआ, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा दुर्घटना फिर से न हो पाए, उसके लिए मोदी जी कदम उठाएं और वैसे गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। खेत मजदूर यूनियन के मैं मंत्री हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है और ये पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है कि आप सबको जानकारी है मणिपुर के अंदर में लगातार 80-82 दिनों से नेट बंद कर दिया गया, इंटरनेट खत्म कर दिया गया और अपने गुंडों के माध्यम से वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं चुन चुन करके उनके ऊपर में हमले करवाया जा रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, महिलाओं का सरेआम बलात्कार करके उनकी हत्या करवाई जा रही है। वहाँ के राज्यपाल जी बोलते हैं कि आज तक इतनी बड़ी विभत्स घटना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमने नहीं देखा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जल्द से जल्द मणिपुर में शांति व्यवस्था काम करनी चाहिए। जो आतताई हैं, जो बलात्कारी और हत्यारे हैं, उनके खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करके जेलों के अंदर बंद करनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देने की प्रयास करना चाहिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम उमेश कुमार राय है, बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन मधुबनी जिले का मैं मंत्री हूँ। आज पूरे देश में मणिपुर घटना के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विभिन्न जन संगठनों के द्वारा यह प्रतिरोध मार्च, धरना प्रदर्शन, जुलूस किया जा रहा है और यह मधुबनी जिला में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में यह कार्यक्रम है। हम जो वहाँ के मणिपुर में जो सामूहिक बलात्कार हुआ है और उस पीड़ित परिवार के उस महिला के पति कह रहे हैं कि हम तो सैनिक हैं और हमने कारगिल युद्ध में युद्ध किए थे, हमने
दूसरे सीमा पर भी कई सीमा पर हमने देश की रक्षा के लिए हमने अपना जान न्यौछावर करने के लिए देश की आज़ादी को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़े, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा हम नहीं कर सके। तो हमारा साफ मानना है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का साफ मानना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अब हिंदुस्तान की जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आज तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं कि उनकी इस्तीफा अविलंब होना चाहिए और मणिपुर की घटना की जैसे पूरे देश में कहीं तरह की घटना नहीं हो, इसलिए दोषी पर कार्रवाई हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मनोज कुमार यादव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला मंत्री मधुबनी। जितने भी मार्क्सवाद के CPIM के ट्रेड यूनियन है उनका आज हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया जा रहा है। पार्टी का सीधा समझ है, उन्होंने जो 9 साल के अंदर जो बड़े स्तर पर जो झूठ को फेंका, तो उसमें जो नफरत का जो राजनीति था इस मुल्क के अंदर में, मणिपुर जहां दलित लोग रहते हैं, महादलित लोग, इस तरह के लोग रहते हैं, और भाजपा ने सोच समझ करके वहां पर इस तरह का भी घटना करवाया है। निर्वस्त्र कर महिलाओं को और उसको सड़क पर घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, और अपने बलात्कारी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी दूसरे मुल्क में जाके मौज कर रहे हैं। 79 दिन के बाद उनका जबान खुला। हम लोग का पार्टी का सीधा मांग है, जो मणिपुर हो या देश के कहीं भी अमन चैन शांति से आज जो वहाँ लाखों लोग शिविर में रह रहा है, 2000 से अधिक घर को जला दिया गया, महिलाओं बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, कहीं न कहीं यह भाजपा द्वारा सुनियोजित है, और जानबूझकर वहाँ के विधायक कहते हैं जो हमारे ही पार्टी के द्वारा यह इतनी बड़ी घटना मणिपुर के अंदर किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के इजरा पंचायत में कार्यरत लेखापाल ज्योति कुमारी व कार्यपालक सहायक अर्चना कुमारी का तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर मुखिया जाहिदा खातून ने उन्हें सम्मानित किया। रेखा प्रखंड क्षेत्र के इजरा पंचायत में कार्यरत लेखापाल ज्योति कुमारी व कार्यपालक सहायक अर्चना कुमारी का तबादला होने पर मुखिया जाहिदा खातून के द्वारा सम्मानित कर विदाई दी गई। मौके पर निवर्तमान पंचायत सचिव पवन कुमार मौजूद थे। गौरतलब हो कि लेखापाल ज्योति कुमारी का तबादला कलवाही व कार्यपालक सहायक अर्चना कुमारी का तबादला बासोपट्टी प्रखंड में किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, इस भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बाबूबरही प्रखंड के सतघारा स्थित बजरंग मंदिर परिसर में बीजेपी बाबूबरही मंडल शक्ति केंद्र सतघारा की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पार्टी के मजबूती व विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सतघारा स्थित बजरंग मंदिर परिसर में मंगलवार को बीजेपी बाबूबरही मंडल की शक्ति केंद्र सतघारा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शक्ति केंद्र प्रमुख संजय झा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से बूथ शक्तिकरण व ग्रेडिंग, बूथ को श्रेणीबद्ध करना, मतदान बढ़ाना, समाज के प्रत्येक वर्ग को भाजपा के साथ जोड़ना सहित अन्य गतिविधियों के साथ पार्टी के मजबूती पर बल दिया गया। मौके पर रणधीर खन्ना, रामचंद्र मिश्र, संजय कुमार झा, नवीन कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रेका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कपिलेश्वर मोड़ जगतपुर NH 527B के पास से 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि दोनों शराब माफिया अभियुक्त पर फुलपरास थाना व रेका थाना में मामला दर्ज है। दोनों शराब तस्करी के आरोपी हैं। फुलपरास थाना क्षेत्र के अभियुक्त के ऊपर कुल 12,852 बोतल विदेशी शराब, वहीं रहिका थाना क्षेत्र के अभियुक्त के ऊपर कुल 172 कार्टून विदेशी शराब तस्करी का मामला दर्ज था, जिसको लेकर पुलिस कई दिनों से लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस को यह सफलता मिली और रहिका थाना की पुलिस ने दोनों शराब माफिया को गिरफ्तार किया। रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कपिलेश्वर जगत मोड़ के पास NH 527B पर रात्रि विशेष छापेमारी अभियान के दौरान फुलपरास थाना के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ फौजी, वहीं बिस्फी पतौना कांड के नामजद अभियुक्त सोनू महतो, दोनों मधुबनी में शराब तस्करी मामले में फरार शराब तस्कर को रहिका थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि फुलपरास थाना कांड के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ फौजी 12,852 बोतल विदेशी शराब, जिसकी कुल मात्रा 2,900 लीटर कंटेनर से ग्राम एकहरा फुलपरास थाना अंतर्गत बरामद किया गया। इस मामले में शराब तस्कर फरार चल रहा था। दूसरा अभियुक्त 172 कार्टून विदेशी शराब, जिसकी कुल मात्रा 5,316 बोतल बरामद हुआ था। दोनों शराब तस्कर को गिरफ्तारी को लेकर मधुबनी पुलिस लगातार अभियान चला रहे थे, लेकिन यह सफलता रहिका थाना पुलिस को मिल ही गया। रेका के थानाध्यक्ष राज किशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर सीतामढ़ी जिला के बथनाहा थाना व मधुबनी के जयनगर थाना से कई बार शराब मामले में जेल जा चुका है। गौरतलब है कि बिस्फी थाना के पतौना ओपी क्षेत्र स्थित यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के प्रांगण से 2 माह पूर्व ट्रक से कुल 172 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया था। उसी मामले में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त को संबंधित थाना को अग्रिम कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मुहर्रम पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की।
इस शांति समिति की बैठक में जिले भर से कई अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जहां जिलाधिकारी ने इस बैठक के माध्यम से उनसे सुझाव जाने, दी गई सुझाव पर अमल करने की बात कही। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मुहर्रम पर्व के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, लाइसेंस के साथ ही जुलूस निकाला जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व संपन्न करने को लेकर अपील की। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व भाईचारे के वातावरण में मनाने व इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि मुहर्रम व श्रावणी मेले के आलोक में प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एहतियातन सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही अनुमंडल व जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो पल पल की गतिविधियों पर नजर रखेगी। किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर तेज तर्रार अधिकारियों से युक्त क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार है। शांति समिति की बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों से उनके क्षेत्र विशेष की गतिविधियों की जानकारी व उनका महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है। उन्होंने आगामी पर्व के दौरान शांति व्यवस्था व सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए सभी उपस्थित सदस्यों से उनका महत्वपूर्ण सुझाव हेतु अनुरोध किया। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इसमें पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगाने, शराब पीने और बेचने वालों की धरपकड़ करने, त्योहार के दौरान लगातार गश्ती बढ़ाने और कार्यक्रम स्थल पर सुलभ आवागमन की व्यवस्था करने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। साथ ही उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। जिलाधिकारी ने सभी से प्राप्त सुझाव व उनसे मिले महत्वपूर्ण फीडबैक के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझावों पर जिला प्रशासन द्वारा समुचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उपस्थित लोगों से कहा कि जिला साइबर सेल व जिला सूचना व जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम पूरी तत्परता से सभी पोस्ट पर नजर बनाए हुए है। किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना सीधे जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप करें। उन्होंने जिले के सभी लोगों से अपील की कि किसी भी भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक पोस्ट को फॉरवर्ड करने से बचें और प्रशासन को इसकी जानकारी दें। उन्होंने भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छोटी छोटी घटनाओं पर भी प्रशासन की पैनी नजर है और सामाजिक व उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि अशांति व अफवाह फैलाने वाले तत्व चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की और सभी ने एक स्वर में आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। सभी ने कहा कि पूरे पर्व के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहकर जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे ताकि असामाजिक तत्वों के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाए। मौके पर नगर निगम के मुख्य पार्षद अरुण राय, उप मुख्य पार्षद अमानुल्लाह खान, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, झंझारपुर कुमार गौरव, बेनीपट्टी मनीषा, फुलपरास अभिषेक कुमार, सभी अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के बैरा गांव में निर्माण हो रहे उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में निर्माण होते ही दरार आना शुरू हो गया है। वह इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य का विरोध किया है। उनका कहना है कि पहले निर्माण कार्य की जांच की जाए, उसके बाद आगे निर्माण कार्य हो, क्योंकि कार्य एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। छत ढलाई होने के साथ ही दरारें आने शुरू हो गई है।
बिहार चिकित्सा सेवाएं व आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बन रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भवन निर्माण में एजेंसी के द्वारा बरती गई अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए विभागीय अभियंता व कार्य एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बैरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 स्थित लगभग 75 लाख की राशि से बनने वाली 2 मंजिला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास बीते साल 17 अप्रैल को स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया था। भवन निर्माण विभाग के द्वारा रुचि नहीं दिखाने के कारण कार्य एजेंसी संचालक समय सीमा के अंदर भवन निर्माण पूरा नहीं कर सका। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस भवन निर्माण में जो भी सामग्री का उपयोग किया गया है उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर विभागीय अभियंता अनुपस्थित रहते थे, जिस कारण कार्य एजेंसी का मनोबल बढ़ता गया और जैसे तैसे भवन निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 सप्ताह पूर्व कार्य एजेंसी के द्वारा 2 मंजिला छत की ढलाई रात के अंधेरे में की गई। छत की ढलाई होने के साथ ही दरार आना शुरू हो गया है। लाखों की लागत से बनने वाली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में निर्माण के समय ही कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अर्धनिर्मित भवन के छत और छज्जे में आई दरार ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन निर्माण स्थल पर विभागीय अधिकारियों ने अपने स्तर से जांच नहीं किया, जिस कारण कार्य एजेंसी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। अर्धनिर्मित भवन भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। छत ढलाई और सेटरिंग लगाने में कार्य एजेंसी द्वारा सरकारी मापदंडों का पालन नहीं किया गया। गौरतलब है कि ऐसा ही एक भवन बड़ही पंचायत में इसी कार्य एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है। वहां भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था। वहां भी भवन का छज्जा गिर चुका है। इस मामले में भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता फरहान अहमद ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत ढलाई के समय उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी तैनात किए गए थे। हाँ, 1 हफ्ता पहले ढलाई हुआ, लेकिन सारा ये 2 नंबर 3 नंबर काम हो रहा है। बीच में ढलाई में पूरा दरार आ गया। ये जो ट्रेलिंग देखिए बांस से किया गया है, पूरा कहीं कुछ नहीं, सब उल्टा पुल्टा काम हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है 2 महला का, अगर भविष्य में कुछ गिर जाए तो जान माल का सब हानि हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ इस फंड को सही से जांच किया जाए और पूरा 2 नंबर काम हुआ जा रहा है। मेरा नाम है रतन कुमार मिश्रा। ये लगभग 1 हफ्ता पहले यहाँ जो है छत ढलाई हुआ था और यहाँ ऐसा समस्या है कि यहाँ 2 नंबर ईंटा जो है शुरू से ही किया गया, लेकिन उस पर कई ग्रामवासी जो है इन्फॉर्म किए विधायक जी को, और मैंने खुद भी किया है। लेकिन उस तरीके से जो होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उस तरीके से हो नहीं पाया। और कुछ दिन 1 हफ्ता पहले लगभग इसका ढलाई हुआ, जिसमें समझिए कि एकदम 3rd कैटेगरी का मटेरियल कह सकते हैं, वो मटेरियल इसमें डाला गया। और जो अभी आप छत को ऊपर में देखे होंगे कि किस तरीके से जो पूरा छत गिर गया है अभी ढलाई के ही समय में। तो सोचे कि आने वाले टाइम में इसमें कितना कुछ हो सकता है। अभी इधर दिखा देते हैं हम आपको कि यहाँ पर 1 लात मारिएगा तो पूरा दीवार गिर जाएगा, ऐसा परिस्थिति है यहाँ। और यहाँ समझिए कि ठेकेदारों के द्वारा जो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा गबन कह सकते हैं और भ्रष्ट तरीके से इसको जो है किया गया। और यहाँ पर जनता लोग जो है आक्रोश में है और मैं यही मांग करूँगा इसकी जाँच होनी चाहिए। मेरा नाम नौमान रजा हो गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के कन्हैया गौशाला परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक हृदयनाथ शास्त्री जी ने बताया कि कथा के चौथे दिन भी काफी लोगों की भीड़ रही। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। राजनगर प्रखंड के कन्हैया गौशाला परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक पूज्य हृदयनाथ जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कृष्ण जन्म से लेकर उनकी बाल लीला, रास लीला सहित उनके महिमा का बखान किया। कहा कि कृष्ण प्रेम बांटने वाले हैं। दुनिया की कठिन से कठिन काम मधुर वचन व प्रेम से पूर्ण हो जाता है। सभी श्रद्धालुओं को मधुर भाषी बनने को कहा झुकने से मानव को सम्मान मिलता है। ऐसा करने वाला मनुष्य शिखर तक पहुंचता है।
भारत देश की संस्कृति दुनिया में विशाल है। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत कथा बुजुर्गों के साथ साथ युवा पीढ़ी को सुनने की जरूरत है, जिससे परिवार, समाज व देश का समुचित विकास होगा। शास्त्र पढ़े व अपने बच्चों को पढ़ाए। शास्त्र पढ़कर भाषा सुधरती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि श्रेष्ठ जीवन बनाएं। अच्छे कार्य करने का जुनून होना चाहिए। अहंकार उपद्रव करता है और अधिकार रक्षा करती है। कथा को लेकर गांव सहित आसपास का वातावरण भक्ति भाव से सरोबार है। वहीं पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ती है। शिव को अपना पति मानते और भागवत में शिव को तपस्या किए कि बाबा इनको छोड़ दीजिए, तब भोलेनाथ गंगा को छोड़ते हैं और वहां पे आकर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भागवत मैया जब भागलपुर से निकले तो जाने आश्रम के किनारे से दौड़ने चले, आश्रम को बाहर हो गए। ऋषि बोले गंगा दीपावली हो, सभी देवताओं का पूजा कर लेना, सबका दर्शन कर लेना। आज जानते लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? गाय के गोबर में। जब आप आते हैं इस भूमि पे, गोबर पे चरण पड़ता है तो समझो लक्ष्मी जी के गोद में आए हैं। लक्ष्मी जी का स्पर्श होता है। अब उसके लिए धन्यवाद जब होना चाहिए तो आनंद लोकानिया जी के परिवार के उनके पास। आप लोगों को मालूम हो या ना हो, मनीष लक्ष्मीपुर हॉल के पश्चिम जब हमने संकल्प लिया यहां गौशाला बनाएंगे, तो भी जो लोग हमें जानते हैं वो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो उचित है। हम कहीं बाहर से नहीं है, कहीं क्षेत्र हमारा बाहर। जब खुली है तो जरा देख लेते हैं कि कैसा है। एक दिन हम घूमने आए, 2-3 साल पहले की बात है। किसी को पता नहीं, अपना हेलमेट लगाओ, आ जाओ। जब घूम के सारे देखते गए तो उनको लगा कि कहीं न कहीं दिक्कत है। तब अशोक यादव ने एक बार संयोग से मिल गए लक्ष्मीपुर हॉल पे। हमने पूछा क्या हाल है, कैसे क्या है? बोले थोड़ा है। अरे कोई बात नहीं, गौ माता संपूर्ण करेंगे। उन्होंने पूछा आप कब करेंगे? हम बोले हम तो नहीं रुकेंगे। बोले लेकिन आप करेंगे तो यहाँ और दिक्कत होगा। आप करेंगे तो यहाँ और दिक्कत होगा। हम बोले आप चिंता मत करो, ये कोई शौक की चीज नहीं है कि तुम भी करो हम भी करो। सेवा होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए, गौ माता के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारे मन में गौ भक्ति की क्रांति होना चाहिए। जय हिंद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अगले वर्ष 30 करोड़ रुपया मधुबनी जिला से वापस चला गया सरकार के घर। 3 करोड़ रुपया वापस आया है और 3 करोड़ में 2 करोड़ से अधिक बिचौलिया को कहीं से दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिए और जनता के बीच 2 करोड़ से अधिक बांट चुके हैं, जिसमें 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपया अभी जल्दी 10 दिनों के अंदर में बांट देना है गरीब गुरबा के बीच। और बिचौलिया को कहीं से जगह नहीं मिल रहा है। हम इसको 3 करोड़ को नोटिस भेजेंगे, 27 करोड़ मधुबनी जिला के लिए पुनः आ जाएगा। तो एक गरीब के लिए 27 करोड़ बहुत बड़ी बात है। वो रुपया
हर जनता के बीच बिचौलिया को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर आवास पर जो बैठे हुए हैं उस पर काफी ज्यादा निगरानी है और उसका फाइल अपने पास रख लिए हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम डन न्यूज खबरें आप तक के माध्यम से मिलवा रहे हैं हमारे मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय से। शपथ ग्रहण समारोह के कुल 1 महीने बीत जाने के बाद हम यह पहला साक्षात्कार ले रहे हैं। इस साक्षात्कार के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने में नगर निगम में इनके मेयर बनने के बाद कितने कार्य हो चुके हैं। आज से कुछ दिन पूर्व ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। कुछ दिन पूर्व हमारे यहां मधुबनी जिले में प्रभारी मंत्री खाद्य एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का आना हुआ। मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई और इस प्रकार के तमाम कार्य हुए। इसके साथ ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी थी, प्रस्ताव पारित हुआ था। तो हम यहां ये जानेंगे कि उन सभी पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेयर बनने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह पहला साक्षात्कार है मेरा आपसे। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पहली सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई थी तो उस दौरान कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगा था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उस दौरान किन किन कार्यों पर विशेष रूप से वार्ता की गई थी। 1 से 45 वार्ड में एक एक काम पे मोहर लगा, इसीलिए अधिक मोहर लगा, और 29 कार्य में मोहर लगा। 3 तारीख को पुनः फिर पार्षद लोग, मेयर, उप मेयर सब लोग बैठेंगे और बैठ करके वो 29 पर जो मोहर लगा है, पहले कौन काम कैसे हो और कैसे किया जाए, वो पार्षद का भी विचार लेंगे और उनसे लेकर के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जो टाउन क्लब है उसको अच्छा ढंग से घेर करके और अच्छा पार्क देंगे। एक थाना मोड़ पर, वहां भी तुरंत जो विद्यापति करके है उसमें भी अच्छा पार्क थाना मोड़ पे देंगे। और बाकी काम 3 अगस्त के बाद हम पार्षद के बाद बताएंगे 29 काम में पहला कहाँ मोहर लगाया जाए। वैसे काम बहुत जो भी है बहुत अच्छा 29 है। 29 काम में जो शहर में दिखाई देगा वो सबको लगेगा कि अच्छा से अच्छा 29 कार्य में मोहर लगाया गया है। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि काम को इनाम मिलता है, वो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम को इनाम मिला है और अब वक्त है कि इस इनाम के बाद एक बार फिर से काम शुरू किया जाए। और इस सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कुल 29 कार्यों पर मुहर लगा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो पार्क का सौंदर्यीकरण है वो शुरू किया जा रहा है, टाउन क्लब फील्ड है या विद्यापति टावर का पार्क है। इसके अलावा वृद्धाश्रम बनाने की भी बातचीत की गई थी। तो उस क्षेत्र में क्या कार्य किया जा रहा है? 3 महीना के अंदर 100 बेड दे करके वृद्ध आश्रम बस 3 महीना के अंदर ही देंगे। और वृद्ध आश्रम मधुबनी के लिए आधुनिक चीज है। अगर उसके बाद देखेंगे कि नहीं वृद्ध की का व्यवस्था बढ़ रहा है तो और भी बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल 100 बेड 1 से 45 वार्ड में वृद्ध आश्रम 3 महीना के अंदर में हम देने के लिए जा रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा बयान मेयर का सामने आ रहा है कि 3 महीने के अंदर 100 बेड वाला वृद्धाश्रम जो है हमें हमारे मधुबनी नगर निगम में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सर बस स्टैंड के क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं? बस स्टैंड शहर से थोड़ा ही दूर बातचीत चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। 3 अगस्त के बाद हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, वृद्ध आश्रम में सिर्फ बेड नहीं है, भोजन भी है, रहने का व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टर भी है, इलाज भी वृद्ध को किया जाएगा। जो ग्रसित बीमार से रहेगी, वृद्ध बुढ़ऊ जो होंगे रहेंगे, उनका भी इलाज होगा और भोजन भी है। रहा बस स्टैंड की बात, तो बस स्टैंड पहले से भी बोल रहे थे कि हम ISBT अंतर्राष्ट्रीय के तौर तरीका से बस स्टैंड बनाएंगे। तो ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द हम बस स्टैंड देने के लिए जा रहे हैं। 3 अगस्त के बाद आपके चैनल के माध्यम से जब आप लोग आइएगा तो हम बताएंगे कितना जल्द हम बस स्टैंड देने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज देखने के लिए मिल रही है कि लगातार कार्य का जो सिलसिला है वो जारी है। महज 1 महीने हुए हैं और यूं कह ले कि 1 महीने भी नहीं हुए हैं। बीते 27 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और आज 25 जुलाई को हम यह साक्षात्कार कर रहे हैं। तकरीबन इस 1 महीने के दिन में इतने कार्यों पर मुहर लग चुका है, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि ये चुनाव से पहले ही जो रूपरेखा तैयार करने की बात की गई थी वो वास्तव में सामने दिखाई दे रहा है कि उस रूपरेखा पर कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका है। वो कार्य इस तरीके से हो रहा है। जल के क्षेत्र में इन दिनों क्या कार्य किया जा रहा है? सर, ये दिन दूर नहीं, हर घर वैसे ईश्वरीय आपदा है, ईश्वर के सामने में कोई नहीं टिक सकता है। लेकिन जहां तक हम लोगों का प्रयास रहेगा, निगम के द्वारा हर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे और पानी पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग जो देखते कम है और समझते ज्यादा है, उनको ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन हमारा दावा है 1 से 45 वार्ड में जहां भी मोबाइल आता है और पानी की आवश्यकता कहता है वहां देते हैं। हमारा 1 से 30 वार्ड में जो पहले का था वार्ड, उस वार्ड में हम अभी हर जगह देखने के लिए आपको मिलेगा कि हम पानी का व्यवस्था हर चौक चौराहे पर कर दिए हैं नगर निगम के द्वारा, और हर सेंटेक्स में नगर निगम लिखा हुआ है। मुहर्रम के शुभ अवसर पर लहरियागंज से दरगाह चौक तक हर लूप लाइन में सिटी कैमरा, बिजली का व्यवस्था जनरेटर के द्वारा नगर निगम के द्वारा ये भी करने के लिए जा रहे हैं। मुहर्रम के शुभ अवसर पे बैठक हुआ था थाना पर 2 दिन। हर अखाड़े वाले को हमारे मुस्लिम भाई, हम लोग जो भी त्योहार करते हैं बड़ा शांति वातावरण में करते हैं। इस बार तय किए कि नहीं, हमारा जो लाइसेंस मिल रहा है, जो समय सीमा है, वही समय सीमा के तहत हम खड़े उतरेंगे। और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तौर तरीका से इस बार मुहर्रम भी हमारे रीजन में समाप्त होगा, ये हमको आशा और विश्वास है। ये एक बहुत बड़ी चीज सामने देखने के लिए मिल रही है कि इस बार जो है वो मुहर्रम के पर्व पर बीते 2 दिनों जो मधुबनी नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने की थी। आप खुद वहां मौजूद थे, डिप्टी मेयर मौजूद थे, कई वार्ड पार्षद मौजूद थे, इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि व आम लोग भी शामिल थे। उस दौरान यह बताया गया था और उस वक्त भी आपने कहा था और अभी आपने फिर से कहा है कि इस दौरान लहरियागंज से लेके दरगाह चौक तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार
की परेशानी ना हो इसके लिए अलग से सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा पानी की पूरी व्यवस्था, बिजली की पूरी व्यवस्था जो है की जाएगी। हम बात जल पर कर रहे थे, पानी पर कर रहे थे, और जब से ये आप देख सकते हैं कि इस चुनाव के बाद, जब सशक्त स्थायी समिति के गठन से पहले या उसके बाद भी नगर निगम का जो टैंकर है वो पूरे नगर निगम में जगह जगह पहुंच रहा है। चूंकि आपने पहले भी बताया कि एक ईश्वरीय आपदा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज सामने देखने को मिल रही है कि नगर निगम अपने तरीके से हर संभव इस आपदा से निपटने की कोशिश कर रहा है, और पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है, और ये प्रयास जो है वो सफल होता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से सभी घरों में जो है वो पानी ना होने के बावजूद नगर निगम का टैंकर पहुंच रहा है। जहां से भी फोन आ रहे हैं उन जगहों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। हम लगातार इन मुद्दों पर बात करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा, और हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय। हम लगातार बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला हमारा जारी है। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। इनमें एक सवाल जो जनता की तरफ से है, जो लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं कौतूहल बना हुआ है, असमंजस बना हुआ है कि पीएम आवास योजना का जो लाभ है वो लाभुकों तक किस प्रकार से पहुंचेगा, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उन्हें किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगले वर्ष 30 करोड़ रुपया मधुबनी जिला से वापस चला गया सरकार के घर। 3 करोड़ रुपया वापस आया है, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से अधिक बिचौलिया को कहीं से दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिए, और जनता के बीच 2 करोड़ से अधिक बांट चुके हैं, जिसमें 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपया अभी जल्दी 10 दिनों के अंदर में बांट देना है गरीब गुरबा के बीच, और बिचौलिया को कहीं से जगह नहीं मिल रहा है। हम इसको 3 करोड़ को नोटिस भेजेंगे, 27 करोड़ मधुबनी जिला के लिए पुनः आ जाएगा। तो एक गरीब के लिए 27 करोड़ बहुत बड़ी बात है। वो रुपया हर जनता के बीच बिचौलिया को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर आवास पर जो बैठे हुए हैं उस पर काफी ज्यादा निगरानी है, और उसका फाइल अपने पास रख लिए हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं हर जनता को, आप बिचौलिया से बच के रहें और लोग से बच के रहें। आपको कहीं कठिनाई हो, सीधे आप मेयर के दरवाजा खटखटाइए। आपका आवास जो सरकारी योजना है घर घर आपके खाता में हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है कि जो पीएम आवास योजना के जो लाभुक हैं, एक अपना रूपरेखा जो तैयार किया गया है, उसके तहत अगले 10 दिनों के अंदर उनके बीच यह वितरण किया जाएगा, उनके खाते में पहुंचेगा। और एक और बहुत बड़ी चीज जो कही गई है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप बिचौलियों से परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, या पीएम आवास योजना तक पहुंचने में आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेयर के पास पहुंचे, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण जो है वो यहाँ किया गया है। हम लगातार नगर निगम के विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, शहर के विकास की बात कर रहे हैं। इन दिनों जो चलती फिरती जानकारी हम तक आई है कि आप इंदौर भ्रमण पर जाने वाले हैं। इंदौर के बारे में हम आपको बता दें कि इंदौर जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम माना गया है स्वच्छता के मामले में, और ना केवल भारत बल्कि विदेशों से भी कई एजेंसियां उनको फंड करती है। और ऐसी स्थिति में आप इंदौर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो इस बात में कहां तक सच्चाई है? अभी 3 अगस्त को हमारा
जो मीटिंग समाप्त होगा तो 2-4 दिन के बाद हम इंदौर जा रहे हैं। इंदौर के मेयर से हमारा बहुत अच्छा संबंध काफी वर्षों से है, तो हमको बुलाया जा रहा है। इंदौर से हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली से टीम लेके पुनः मधुबनी बिहार आएंगे और मधुबनी बिहार में अपने 1 से 45 वार्ड में हर जगह उनको भ्रमण करवाएंगे। कहाँ नाला चाहिए, कहाँ रोड चाहिए, कहाँ पार्क चाहिए, हर चीज। ये 10-20 करोड़ की बात नहीं है, 100-200 करोड़ की बात है। जो विदेशी फंड इंदौर में जो मेयर है वो हमको आश्वासन दिए हैं कि आप आइए इंदौर से दिल्ली ले जाएंगे, वहां जो टीम देंगे आप 1-8 महीना मधुबनी में काम करवाइए। काम करा के आप अपने बोर्ड के द्वारा पटना भिजवा दीजिए फाइल कि इतने करोड़ का ये फाइल है। आपका फाइल पटना से हम दिल्ली मंगा लेंगे और विदेशी फंड आपके मधुबनी शहर में जरूर देंगे, ताकि मधुबनी शहर इंदौर न सही उसका थोड़ा सा भी मुकाबला कर लेगा तो मधुबनी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि मधुबनी शहर के जब हम विकास की बात कर रहे हैं, विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, तो प्रेरणा लेने के लिए इंदौर जाया जा रहा है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा पूरा विश्वास होगा कि कुछ नया आप वहां से लेके आएंगे, हमारा मधुबनी शहर विकास करेगा। एक सवाल जो मुझे जानना था कि बीते 24 जुलाई को जो खाद्य एवं संरक्षण मंत्री हैं, जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह, वह मधुबनी आई थी और उस बैठक में आप भी शामिल थे। तो उस बैठक के दौरान क्या विशेष रूप से वार्ता हुई थी? बहुत सा बात ऐसा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।